हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो देखिए भाई, जो हमारी सीरीज चल रही है जीएस दृष्टि इंडियन पॉलिटी की घटना चक्र की ठीक है। तो इस बुक को हम कंप्लीट कर रहे हैं इस सीरीज़ में। तो आज ही हमारी थर्ड क्लास है। इससे पहले दो क्लासेस आ चुकी हैं, नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है भाई। और देखिए, यहाँ पे कंप्लीट बुक कवर होगी और इसका जो कॉपीराइट है वो जीएस दृष्टि घटना चक्र वालों का ही है। यहाँ पे फेयर यूज़ के अंडर जो यूट्यूब की पॉलिसी है, फेयर यूज़ के अंडर जो है स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ की गई है केवल, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको बुक लेनी है, परचेज करनी है तो मार्केट से आप ले सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ाने के पर्पज़ से सिर्फ यूज़ की गई है यहाँ पे। ठीक है, अच्छी बुक है नो डाउट। अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जीके जीएस के लिए अच्छी बुक है। ठीक है भाई। तो आप परचेज कर सकते हैं जहाँ से भी आपको परचेज करनी है। बाकी यहाँ पे इसका फेयर यूज़ के अंडर जो है स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है। तो कंप्लीट बुक कवर करेंगे। दो क्लासेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो इससे पहले आ चुकी हैं। 1 से 2 क्लासेस में ये कवर हो जाएगी बुक। तो यहाँ पे आपका एक भी वर्ड नहीं बचेगा इस बुक का। और देखिए, आपके पास बुक है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। यहाँ आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। क्लास को 1.5 की स्पीड पर देख लें जिनके पास टाइम कम है, और आपका एक भी वर्ड नहीं छूटेगा यहाँ से। ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं इस बुक का। आपको पॉलिटी का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जिसने पढ़ रखी है और जिसने नहीं पढ़ रखी है उसे भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है डियर लर्नर्स, तो चलते हैं, अब देख लेते हैं अपनी थर्ड क्लास। देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ा था अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल कैग तक। ठीक है, इसके ऊपर मैं दिखा देता हूँ, कल की क्लास में आप देख सकते हैं। ये हमने कवर करे थे, जो है पावर्स, पार्डनिंग पावर्स प्रेसिडेंट की, ये कवर कर लिया था। और यहाँ पे जो है वीटो पावर्स थी जो प्रेसिडेंट की, वो भी देख ली थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। ठीक है, और एग्जाम वीजन में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, फैक्ट देखे थे, ये भी कर लिए थे हमने। अब देखते हैं हम अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और कैग के बारे में। ठीक है भाई, तो अब आराम से बैठ जाइए भाई। 1 घंटे की आपकी क्लास होगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें जो कवर हो सकती हैं वो कवर करेंगे, नहीं तो फिर कल की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। और देखिए, पीवाईक्यू मैंने सभी एग्जाम्स के करा रखे हैं 2025 के। और जो आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की आ गई है, उसका भी सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं। जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन है शिफ्ट वाइज करा रहा हूँ। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको देखनी है तो वो भी देख लेना। ग्रुप डी का पीवाईक्यू था जो 2022 में हुआ था, उसका भी मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ जीके जीएस के क्वेश्चन छांट के। तो वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जो है मैंने प्ले लिस्ट बना दी है उसकी, उसे भी देख लेना। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए, आपकी जो आने वाली क्लासेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाली हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बहुत ही ज़्यादा काम का कंटेंट मिलने वाला है अब आपको। इसके अलावा स्पीडी भी मैं कवर कराऊंगा, जितनी भी बुक्स हैं आपकी जो भी इंपॉर्टेंट होंगी जीके जीएस के लिए, एग्जाम के लिए, वो सारी बुक्स कवर कराऊंगा मैं यहीं पे ही। ठीक है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करें। आपके जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है, अपना कोई सजेशन है वो भी दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्लास को भाई ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो जैसे आपके रिव्यूज़ रहेंगे उसी तरह से हमारा मोटिवेशन फिर आगे बढ़ेगा, तो काम करने का मन भी करेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें खुद ही करता हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है। तो आपका सपोर्ट रहा तो हम इस फैमिली को बहुत बड़ा कर लेंगे। तो आप भाई अच्छे से पढ़ें, मेरा मानना यही है कि आप पढ़ें और एग्ज़ाम क्रैक करें। ठीक है, टू द पॉइंट पढ़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ों में। कई बार ऐसा होता है कि आपको ना, कई बार फैकल्टी ऐसे पढ़ाती है कि भाई आपको एंटरटेनमेंट ज़्यादा कराती है, पढ़ाती कम है ना। तो आपको उन सब चीज़ों को खुद से ध्यान रखना है कि भाई हमें टू द पॉइंट पढ़ना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, बहुत ज़्यादा फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है भाई, तो चलिए देख लेते हैं अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और कैग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। ये थोड़ा इंट्रो था उन बच्चों के लिए जिनका मोटिवेशन थोड़ा कम है। बाकी कोई नहीं, आपका मोटिवेशन कम नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। तो देखते हैं। देखो भाई, अटॉर्नी जनरल जो होता है ये सुप्रीम लॉ ऑफिसर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, अपॉइंट कौन करता है इन्हें? तो प्रेसिडेंट जी करते हैं इन्हें अपॉइंट। और क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट के जो है जज अपॉइंट होने की उनकी क्वालिफिकेशन हो, उन्हें अपॉइंट किया जा सकता हो सुप्रीम कोर्ट का जज, तो वो उनकी क्वालिफिकेशन है। स्पेशलिटी, राइट टू बी प्रेजेंट टू स्पीक इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो वो देखिए, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनको राइट होता है कि वो दोनों हाउसेज में, पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट उन्हें राइट टू वोट नहीं होता है। बाकी वहाँ पे बोल सकते हैं, स्पीक
जो है कर सकते हैं, बोल सकते हैं दोनों हाउस में, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट वोट नहीं कर सकते, ठीक है, राइट टू वोट नहीं होता है उन्हें। ड्यूरिंग द टेन्योर कितना होता है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और सैलरीज नॉट फिक्स्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, तो फिक्स नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं उनकी सैलरी। और किस आर्टिकल में दे रखा है इनके बारे में, क्या का अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस है वो है आर्टिकल 76 में। ठीक है भाई, इतना आपको पता होना चाहिए, अटॉर्नी जनरल के बारे में इतना ही आएगा। आर्टिकल पूछ लेगा आपसे या फिर अपॉइंटमेंट पूछ लेगा, और ये सुप्रीम लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। ऐसे ही एडवोकेट जनरल होते हैं, एडवोकेट आगे आएगा, एडवोकेट जनरल, जनरल। तो जैसे ये अटॉर्नी जनरल हैं, ऐसे ही एडवोकेट जनरल होते हैं, वो होते हैं स्टेट के हाईएस्ट जो है लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट के, ठीक है। स्टेट का कोई भी मैटर होगा, लीगल मैटर होगा, तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे हाई कोर्ट में। अटॉर्नी जनरल सभी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में भी अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से लीगल प्रोसीडिंग्स करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। एग्जाम विजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं अपना। तो इसके बारे में ये क्या, जो आपके अटॉर्नी जनरल है, द फर्स्ट लॉ ऑफिसर एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, तो अटॉर्नी जनरल होते हैं जो फर्स्ट जो लॉ ऑफिसर एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, अटॉर्नी जनरल। द अटॉर्नी जनरल होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये वन लाइनर है, आपको याद रखने हैं। नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस बट कैन नॉट वोट। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है द वन हु इज़ द फर्स्ट लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये होते हैं एडवोकेट जनरल, मैंने आपको बताया अभी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड अंडर, तो ये आर्टिकल 148, तो कैग के बारे में है, तो कैग किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है, तो इनका ऑफिस जो है 148 में है कैग का। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस by the manner on which a judge of the Supreme Court is removed by a special majority of both the houses of parliament। तो जो कम कैग होते हैं इन्हें कैसे रिमूव किया जा सकता है, तो जैसे प्रोसेस होता है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का, उसी प्रोसेस के साथ इन्हें रिमूव किया जा सकता है बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो इतना आपको ध्यान रखना है, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं भाई, ठीक है। ये ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है पॉइंट। तो द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। द कैग वाज सेपरेटेड फ्रॉम द अकाउंटिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 1976 में। तो कैग वाज सेपरेटेड फ्रॉम द अकाउंटिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कब अलग हुआ था कैग सेंट्रल जो अकाउंटिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो जो पहले कंबाइंड ऑफिस था फिर अलग हो गया 1976 में। अब देखते हैं और क्या है भाई। तो यहाँ पे कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्हें देख लेते हैं क्या पॉइंट्स हैं मिसलेनियस। तो यहाँ पे है फाइनेंस कमीशन, अपॉइंटमेंट, चेयरमैन और टेन्योर। तो पहले जो फाइनेंस कमीशन बना था वो कब बना था, 1951 में बना था, और इसके जो चेयरमैन थे केसी नियोगी थे। टाइम पीरियड 1952 से 57। पहला और सेकंड आपको याद होना चाहिए, और जो अभी करंट में है वो भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो बना था 1951 में, और केसी नियोगी इनके चेयरमैन थे 1952 से 57 तक। सेकंड कौन थे, तो ये जो सेकंड जो फाइनेंस कमीशन है ये कब अपॉइंट हुआ था, तो 1956 में। चेयरमैन कौन थे, के शांतानाम, और टेन्योर क्या था, तो 1957 से लेके 62 तक, 5 साल का, ठीक है। तो बाकी बीच वाले आप छोड़ भी सकते हैं। 15 फाइनेंस कमीशन 2017 में, एन के सिंह 2021 से 2026 तक इनका। अब 16 फाइनेंस कमीशन है, 16 फाइनेंस कमीशन वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि उसके चेयरमैन कौन है और वो कब से कब तक है उसका टेन्योर, ठीक है। तो 15 का आपको याद रखना है, एन के सिंह है, 2017 में अपॉइंट हुआ ये कमीशन, और इसका कार्यकाल 2021 से 2026 तक है। 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अब आते हैं हम भाई, ये है हमारा एडवोकेट जनरल।
ठीक है, इसको थोड़ा अनजूम कर लेते हैं अब हम। तो एडवोकेट जनरल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो एडवोकेट जनरल ये है स्टेट के, जैसे ही अटॉर्नी जनरल होते हैं ऐसे ही एडवोकेट जनरल होते हैं। तो एडवोकेट जनरल जो होते हैं फर्स्ट लीगल एडवाइज़र टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करता है इनकी? तो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। जिस स्टेट के एडवोकेट जनरल होते हैं उसी स्टेट के गवर्नर इन्हें अपॉइंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या दे रखी हैं? तो क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज द एज जज ऑफ हाई कोर्ट। तो इनकी क्वालिफिकेशन में एज टू बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, सैलरी डिटरमाइंड बाय द गवर्नर। टेन्योर कितना होता है इनका? तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। अब आर्टिकल आर्टिकल 165 रिलेटेड है एडवोकेट जनरल से। एडवोकेट जनरल का ऑफिस दे रखा है 165 में। और अटॉर्नी जनरल का किस में था? तो 76 में। 76 में से एक माइनस करके 165, तो 76 में से 11 माइनस कर दो तो कितने हो गए भाई? 65, और आगे एक लगा दो, ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है कैग, ऑफिस ऑफ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैग का जो ऑफिस है वो किस आर्टिकल में है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है आर्टिकल 148 से लेके 151 तक। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं जिसमें कैग का ऑफिस और उनके जो कार्य हैं, जो उनके वर्क्स हैं वो दे रखे हैं। अपॉइंट कौन करता है? तो कैग को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। सैलरी क्या होती है इनकी? तो सैलरी पे इक्वल टू दैट ऑफ आ सुप्रीम कोर्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर जितनी सैलरी होती है वही होती है इनकी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी होती है। टेन्योर कितना होता है कैग का? तो 6 ईयर, या तो 6 ईयर हो या फिर 65 ईयर हो, जो भी अर्लियर होगा। ठीक है, उतना ही टेन्योर होगा, 6 ईयर 65 ईयर। कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ होती हैं उनका 6 to 65 ईयर ही होता है, ये मैक्सिमम केसेस में देखा गया है। ठीक है, फंक्शंस क्या हैं भाई कैग के? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली ऑडिटिंग, स्टेट गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों काम करता है कैग। ठीक है, और कैग जो है अपनी जो रिपोर्ट है सबमिट करता है टू द प्रेसिडेंट। रिपोर्ट्स अकाउंट ऑफ सेंटर टू द गवर्नर अकाउंट्स ऑफ स्टेट। तो जो स्टेट के अकाउंट्स की रिपोर्ट है वो गवर्नर के लिए देते हैं, और जो सेंटर के अकाउंट्स की रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट के लिए देते हैं। ठीक है भाई, अब आते हैं मिसलेनियस पे। तो मिसलेनियस में देख लेते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर में राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में सीट कितनी है? 250। लोकसभा में कितनी है? 550। एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री के जो हेड होते हैं उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं। जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पहले सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं। ठीक है, सेशन कोर्ट वगैरह जो होते हैं। ठीक है, पंचायती राज की कमेटी बनी थी, तो आपको कमेटी जरूर ध्यान रखनी है, ईयर जरूर ध्यान रखना है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी 1957 में। अशोक मेहता कमेटी बनी थी 1977 में। जी.के.वी. राव जो कमेटी है 1985 में बनी थी। एल.एम. सिंघवी कमेटी जो बनी थी 1986 में। और पी.के. तुंगन कमेटी 1988 में। तो क्रोनोलॉजी ज़रूर ध्यान रखें आप। ठीक है, क्योंकि क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन कई बार पूछा है स्टेट पीसीएस में, हरियाणा पीसीएस में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी पहले बनी थी, फिर उसके बाद अशोक मेहता कमेटी, बीए से याद रख सकते हैं, जीएलपी। तो जी.के.वी. राव, फिर आई थी एल.एम. सिंघवी, देन पी.के. तुंगन कमेटी। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। तो स्टेट विद लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। देखिए, हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा दो होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही स्टेट में जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। लेकिन ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है ये हर एक स्टेट में नहीं होती है, 6 स्टेट में है इंडिया के। तो ये आपको 6 के 6 के नाम या आपको याद रखने चाहिए। ये जैसे राज्यसभा होती है ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, लेकिन ये 6 स्टेट में है। नाम है, आंध्र प्रदेश स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है।
सॉरी गाइस, थोड़ी तबीयत ख़राब है, बट कोई नहीं, पढ़ेंगे हम, क्लास हमारी नहीं छूटेगी कोई भी। तो आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, 6 के 6 स्टेट आपको याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट है जो टॉपिक है वो है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो देख लेते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। एंड एज उनकी जो है मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज एंड क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। सैलरी 4 लाख रुपए पर मंथ एज पर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। टर्म ऑफ ऑफिस कितना है? तो 5 साल फ्रॉम द 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। इलेक्शंस कैसे होते हैं? तो इलेक्शन होते हैं भाई बाई बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसमें दोनों जो है इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों हाउसेज के, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। जो भी नॉमिनेटेड होंगे और इलेक्टेड मेंबर्स होंगे सभी पार्टिसिपेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे इलेक्शन होते हैं। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और कैसे होते हैं? सीक्रेट बैलेट के थ्रू जो है इलेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट जो है वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो कैसे वेकेंट हो सकता है ऑफिस जो है वाइस प्रेसिडेंट का? बाय डेथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड बाय वॉलंटरी रिजाइनिंग बाय एड्रेसिंग द रिजाइनिंग लेटर, बाय रिजोल्यूशन पास्ड विद द मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड एग्री टू बाय द लोकसभा। तो रिजोल्यूशन पास करके भी जो है हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। तो रिजोल्यूशन में इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना होगा रिजोल्यूशन को, किस में? राज्यसभा में, और सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा में। अब देख लेते हैं हम भाई वॉइस प्रेसिडेंट्स के बारे में थोड़ा सा। तो देखिए, एक मिनट। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर टेन्योर। तो देखिए भाई, जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे वाइस प्रेसिडेंट? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इनका कार्यकाल था 1952 से 1962 तक। पहले वाले आपको याद रखने हैं, फर्स्ट और सेकंड जरूर याद रखने, क्वेश्चन जरूर आता है। या फिर आपको नाम तो सभी के पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे आ जाता है कि इनमें से कौन जो है वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के, ठीक है। तो ये चीज़ें कई बार पूछ ली जाती हैं, तो आपको थोड़ा सा नाम याद रहे, एग्जाम में अगर आ जाए कोई क्वेश्चन तो आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, थोड़ा सा दिमाग में रहे कि हाँ ये पर्सन भी थे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो बाकी पहला और दूसरा, और जो अभी करंट में है और इससे पहले जो थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से लेकर 1962, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से लेकर 1967 तक। थर्ड जो रहे हैं वो हैं वीवी गिरी, 1967 से लेकर 1969 तक। गोपाल स्वरूप जो है फोर्थ वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं 1969 से लेकर 1974। बी डी जट्टी जो है ये 1974 से लेकर 1979। एम हिदायतुल्ला जस्टिस जो है ये 6 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं 1979 से लेकर 1984 तक। उसके अलावा आर वेंकटरमन ये 1984 से लेकर 1987 तक। और 8 नंबर के जो रहे हैं वो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से लेकर 1992 तक। और उसके अलावा जो 9th नंबर के रहे हैं के आर नारायणन जो है 1992 टू 1997। 10th नंबर के जो रहे हैं कृष्णकांत जो है 1997 से 2002 तक। 11th जो रहे हैं वो हैं भीरों सिंह शेखावत, ये 2002 टू 2007। 12th नंबर के हैं मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017, ठीक है। और 13th जो रहे थे वो थे एम वेंकैया नायडू, ठीक है। तो 2017 से। इसके बाद 14th कौन है? तो धनखड़ जी हैं, धनखड़ जी। और 15th अब बने हैं, वो आपको उसका नाम, उनका नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, ठीक है। अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव हुए हैं,
ठीक है। तो साउथ इंडिया से हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि 15th जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं, ठीक है। तो 14th मैंने बता दिए हैं, धनखड़ जी थे, ठीक है। और 15th अभी आप बताएंगे, रिसेंटली चुनाव हुआ है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आप मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है, कौन सा चैप्टर है भाई। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये भी देख लेते हैं हम, क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में। द वन हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द वाइस प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट टू परफॉर्म हिज फंक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया हैज़ बीन क्रिएटेड ऑन द लाइन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी लाइन पर ही जो है उसी तरह से इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन द ऑफिशियल ऑर्डर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कम्स आफ्टर प्रेसिडेंट। तो ये ऑर्डर्स में जो है प्रेसिडेंट के बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट जो फैक्ट है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन्ड अंडर द आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है, तो 63 जो है वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हु इज एम्पावर्ड टू डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज वैकेंसी। तो ये है वाइस प्रेसिडेंट। अब आते हैं हम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है भाई। तो इस पे आते हैं, इसमें देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जिनके पास होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, और डिप्टी मिनिस्टर्स, ये इनका स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अब देख लेते हैं हम, तो द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। तो किसके रिकमेंडेशन पे, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट जी जो है अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड किसके द्वारा की जाती है, तो प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, ठीक है। स्ट्रक्चर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, नॉट मोर देन 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जितनी भी स्ट्रेंथ है लोकसभा की, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर भी उसी में होने चाहिए। एक्ट टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या होता है, ये एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा के लिए। उसके अलावा नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर, तो टिल 15 अगस्त 1947 में 18 थे, अभी जो है चेंज होता रहता है नंबर ऑफ मिनिस्टर्स में, ठीक है, वैसे 52 है। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या है भाई। तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, द वन हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। तो प्रेसिडेंट साहब जो है ओथ दिलाते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको। द वन हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट। तो कौन जो है यूनियन कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती हैं उन्हें हेड करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो हेड करते हैं। A minister can remain a minister without becoming a member of parliament for the period of 6 month तक। अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है वो मिनिस्टर बनते हैं तो 6 मंथ तक मिनिस्टर रह सकते हैं, नहीं तो उन्हें जो है मेंबरशिप लेनी पड़ेगी पार्लियामेंट की, ठीक है, बनना पड़ेगा उन्हें। द वर्ड कैबिनेट was used in the constitution only in clause 3rd of the article 352। तो कैबिनेट शब्द का यूज जो है आर्टिकल 352 के क्लॉज 3rd में यूज हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं हम एक्ट्स रिलेटेड टू द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कुछ एक्ट्स हैं जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड हैं, वो देख लेते हैं किस आर्टिकल में क्या दे रखा है। तो देखिए आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चीज़ें जरूर ध्यान रखनी है आपको। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर इट्स हेड। तो देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके जो हेड होते हैं, चेयर करते हैं जो मीटिंग्स को, तो वो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पर प्रेसिडेंट वर्क करते हैं, तो ठीक है।
आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 में दे रखा है। आर्टिकल 74 सब क्लॉज 2 में एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट सेल नॉट बी इंक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट। जो एड एंड एडवाइस दी जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा टू द प्रेसिडेंट सेल नॉट बी इंक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट। ये आर्टिकल 74 के सब क्लॉज 2 में दे रखा है। नेक्स्ट है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ठीक है, अपॉइंटमेंट दे रखा है मिनिस्टर्स का, तो किसकी एडवाइस पे? तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। किस आर्टिकल में है? 74 सब क्लॉज 1 में। इसके अलावा है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1A, स्ट्रक्चर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%, ये जरूर ध्यान रखना है, ऑफ द टोटल मेंबर्स इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 75 सब क्लॉज 2, द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 4, द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ टू द मिनिस्टर्स। तो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें ओथ कौन दिलाते हैं? तो वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 75 सब क्लॉज 4। आर्टिकल 78, ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। तो ड्यूटीज़ हैं प्राइम मिनिस्टर की, वो इंफॉर्मेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं अब हम। तो इसमें एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट और द कैबिनेट लेवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड, तो कैबिनेट बोलते हैं उसे। All executive actions of the government of India are considered to be done in the name of President. The chairman of the Council of Scientific and Industrial Research CSIR के जो चेयरमैन होते हैं कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड इज कैबिनेट सेक्रेटरी। अब देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। सीधे वन लाइनर क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देयर शैल बी अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा टू मूव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यह है 50। नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज R.K. तन्मुखम सेट्टी, तो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। नेक्स्ट पॉइंट है एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इंडिया इज वाइट पेपर। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज A was added to the India Constitution by 91st Constitutional Amendment Act 2003। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द प्रेसिडेंट वॉज मेड obliged to follow the advice of the cabinet by 42nd Constitutional Amendment Act 1976 में बना था ये। नेक्स्ट पॉइंट है जो है द प्रेसिडेंट वॉज गिवन द पावर टू सेंड द एडवाइस बाय द कैबिनेट वंस फॉर रिकंसिडरेशन। तो ये कब बना था? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में, तब बना था ये वाला प्रोविजन। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा गया है ये एग्जाम्स में भाई। ठीक है, तो आपके लिए काम का है ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में क्या है? तो पहले आते हैं प्रेसिडेंट, फिर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट्स, फिर उसके बाद आते हैं प्राइम मिनिस्टर, और फिर उसके बाद आते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, फिर आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद आते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, देन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन,
फिर उसके बाद जो है इसी के साथ आते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा। यहीं पे डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। उसके बाद आते हैं होल्डर ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन। उसके अलावा उसके बाद जो आते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में एम्बेसडर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड पेलेंथ्रोप पेलिनी एंड हाई कमिश्नर्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज एक्रेडिटेड टू इंडिया। इसी के साथ आते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट्स आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, और उसी के साथ हैं चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। इसके बाद आते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और देख लेते हैं क्या है भी। फिर उसके बाद आते हैं चेयरपर्सन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। फिर उसके बाद आते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ, उसके बाद नहीं आते, चेयरपर्सन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसी के साथ जो है इसी ऑर्डर में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग जो होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इसी में आते हैं। उसके बाद जो आते हैं वो हैं डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, डिप्टी स्पीकर लोकसभा, मेंबर ऑफ नीति आयोग, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ यूनियन। उसके बाद आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, लिeutenant गवर्नर विद इन देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज एंड चीफ ऑफ स्टाफ होल्डिंग द रैंक ऑफ जनरल और इक्विवेलेंट रैंक। इसके अलावा एक नोट दे रखा है, इसमें देख लेते हैं क्या है भाई नोट में। तो नोट में है द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज रिलेटेड टू द रैंक ऑर्डर ऑफ वेरियस ऑफिस बियरर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इट इज यूज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ पॉलिटिकल फंक्शंस। The notification regarding the order of precedence was issued 26th July 1979. The cabinet secretary is the highest government official of the government of India. तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जो है पार्लियामेंट के बारे में जो दे रखा है वो देखते हैं। इस चैप्टर में पार्लियामेंट कवर करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किस में है, तो पार्ट 5 में है, आर्टिकल 79 टू 122 122 तक, ठीक है। आर्टिकल 79 टू 122। तो ये आर्टिकल्स हैं, पार्लियामेंट से डील करते हैं आर्टिकल्स, पार्ट 5 में दे रखा है, इतना जरूर ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा ऑर्गन्स में जो है प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो राज्यसभा जो है अपर हाउस होता है, आर्टिकल 80 में दे रखा है, और लोकसभा लोअर हाउस है, आर्टिकल 81 में दे रखा है, ठीक है। तो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो राज्यसभा का आर्टिकल याद रखना है, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 80 में, और जो है लोकसभा है आर्टिकल 81 में। फंक्शंस क्या है, लॉ मेकिंग है, लेजिस्लेचर मेकिंग है, जो पार्लियामेंट का काम है। इसके अलावा अब जो है अब देखते हैं हम क्या, तो अब देखेंगे जो है लोकसभा का पहला सेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 मई 1952 को। और फर्स्ट स्पीकर वॉज जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, एंड दी फर्स्ट वुमेन स्पीकर मीरा कुमार। ये जरूर ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है। मिनिमम एज लिमिट टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा 25 ईयर्स, और लोकसभा स्पीकर एडजॉर्नर होते हैं। एंड सम्मन, प्रोरोग्यो एंड डिजॉल्व, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो है सम्मन कर सकते हैं, प्रोरोग्यो कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। उसके अलावा लोकसभा जो सीट्स हैं, मैक्सिमम प्रोविजन कितना है, 550 सीट्स का है। फ्रॉम स्टेट्स जो हैं, स्टेट से कितनी सीटें होती हैं, तो 530 सीटें हैं। फ्रॉम यूनियन जो है यूनियन टेरिटरी से 20 सीट्स हैं, ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन पूछा गया है। प्रेजेंट जो है स्टेटस 543 हैं। फ्रॉम 524 जो है स्टेट से, और 19 यूनियन टेरिटरी से, ये ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है करंट में अभी 2025 में कितनी है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट दे रखा है, दी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीज्ड दी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ एंग्लो इंडियंस। जो एंग्लो इंडियंस की रिजर्वेशन का सीट्स का जो प्रोविजन था, वो 104th अमेंडमेंट जो हुआ है उसमें इसे ख़त्म कर दिया गया है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। इट केम इन टू फोर्स 25 जनवरी 2020, ठीक है।
इस डेट से ये जो है केम इन टू फोर्स, तो फोर्स में आ जाएगा, ठीक है। एट प्रेजेंट 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स हैव बीन नॉमिनेटेड इन 17th लोकसभा whose term will be till 2024। तो ये एंग्लो इंडियन वाला प्रोविज़न ख़त्म कर दिया गया है भाई। तो यहाँ पे है नंबर ऑफ़ लोकसभा सीट्स रिलेटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे ये मैप के अंदर दे रखा है, एक बार देख लेते हैं हम। इस बुक में है ये मैप, और छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है लोकसभा सीट्स के बारे में दे रखा है, नंबर ऑफ़ लोकसभा सीट्स ये मैप में आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये दे रखा है मैप में। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर्स के बारे में देख लेते हैं अब थोड़ा। तो लोकसभा स्पीकर्स जो है, स्पीकर जो पहले स्पीकर थे टेन्योर कितना था, तो पहला दूसरा याद रखना है आपको, और लास्ट वाला। तो गणेश वासुदेव मावलंकर ये स्पीकर थे, कब से कब कब तक, तो 15 मई 1952 टू 27 फरवरी 1956 तक। सेकंड जो थे एम अनंत स्वामी अयंगर, अनंत श्यानम अयंगर, तो इनका जो कार्यकाल था वो था 8 मार्च 1956 टू 16 अप्रैल 1962। बाकी आप नाम याद रख सकते हैं, हुकम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जी.एस. ढिल्लन और बालीराम भगत। ये जो है आप थोड़ा नाम जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कई बार नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बालीराम भगत, नीलम संजीव रेड्डी, और इधर के.एस. हेग, बलराम जाखड़ और रवि रे और शिवराज वी पाटिल, पी.ए. संगमा, एंड ये हैं जीएमसी, बाल बालयोगी, मनोहर गजनम जोशी और सोमनाथ चटर्जी और मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, ओम बिरला। तो ये आपको नाम थोड़े ध्यान रखना है, पहला दूसरा जरूर ध्यान रखें, और जो अभी करंट में है और इनसे पहले जो था, ठीक है। इसके अलावा अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, वो भी देख लेते हैं। तो टी एक बार इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, और जूम कर लेते हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। तो द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है भाई। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा इज बेस्ड ऑन द 1971 census. The term Lok Sabha is 5 years from the date appointed for first session. The term of the parliament can be extended in case of emergency up to 1 year at a time. There shall not be a gap between the last sitting of the first session of the Lok Sabha and the first sitting of the next session more than 6 months. तो गैप 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, द लोकसभा और द राज्यसभा हैज़ अ quorum ऑफ 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। तो quorum कितना है, quorum भाई 1/10 होना चाहिए, जो है जितनी स्ट्रेंथ है लोकसभा और राज्यसभा की, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा द स्पीकर ऑफ लोकसभा यूजेज हिज कास्टिंग वोट ओनली इन केस ऑफ टाई, एंड आफ्टर द जनरल इलेक्शंस द वन हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स, तो वो है प्रोटेम स्पीकर। उसके अलावा प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ लोकसभा एंड द गवर्नर इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं इधर, इन्हें भी देख लेते हैं क्या है भाई। तो यहाँ पे देखिए, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट पॉइंट है, एट प्रेजेंट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज ओम बिरला, ठीक है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये कौन सी लोकसभा चल रही है, ठीक है। 2024 में कौन से लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं ये आप जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ये आपका काम है। कुछ काम तो आपको करने पड़ेंगे, नहीं पता है तो गूगल करिए और देखिए भाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। द लोकसभा कैन बी डिजॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट है, एट प्रेजेंट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंडिचर फॉर
लोकसभा constituencies is fixed. 95 lakhs for bigger state and 70 lakhs for smaller state as per revision till 6 जनवरी 2022. नेक्स्ट है भाई हमारा पॉइंट, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा अगेंस्ट whom a no confidence motion was brought in the Lok Sabha is GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर. नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा सेक्रेटरीट फंक्शंस डायरेक्टली अंडर द स्पीकर ऑफ लोकसभा. ठीक है भाई. इसके बाद क्या दे रखा है, तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में दे रखा है, तो राज्यसभा के बारे में. तो राज्यसभा के बारे में हम देख लेते हैं. तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो होते हैं प्रेसिडेंट जी, वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है. और परमानेंट हाउस होता है ये जो है राज्यसभा, जो है परमानेंट हाउस है, डिजॉल्व नहीं होता है. ठीक है. अब मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो 30 ईयर है इसका राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज. और मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है, तो 6 ईयर का होता है. टोटल सीट कितनी है, तो 250 सीट है राज्यसभा की. इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, रिप्रेजेंटेशन मेथड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू. और देखिए जो 250 टोटल सीट्स होती हैं उनमें से फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से कितनी होती हैं, तो ये होती हैं 238. और नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो देखिए राज्यसभा में नॉमिनेट भी करते हैं प्रेसिडेंट जी. ठीक है, 12 मेंबर्स को. अब कौन कौन से 12 मेंबर्स होने चाहिए ये, तो जिनका जो है फील्ड होना चाहिए लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विसेज में काफ़ी अच्छा योगदान रहा हो, तो प्रेसिडेंट साहब उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं. ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई. ठीक है. तो 12 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट कैन. ठीक है. वैसे टोटल स्ट्रेंथ है 250, जिनमें से 238 स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से होने चाहिए, और 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं. अब देख लेते हैं अपने कुछ और क्या क्या है भाई. तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है राज्यसभा मेंबर्स रिलेटेड टू स्टेट्स, तो यहाँ पे राज्यसभा के जो है बारे में बता रखा है, सीट्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं. इसके अलावा अब आते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है लोकसभा राज्यसभा एंड बिल्स. तो बिल्स के बारे में है, बिल्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है, तो बिल्स में देख लेते हैं. तो टाइप ऑफ बिल्स, ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, फाइनेंस बिल्स होते हैं, स्पेशल बिल्स और मनी बिल्स. तो फाइनेंशियल जो बिल्स होते हैं इसमें फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2 होते हैं. और स्पेशल बिल्स में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फेडरल है तो उसमें जैसे फेडरल है कोई बिल, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना है और फेडरल से रिलेटेड है, तो उसमें स्टेट का कंसेंट रिक्वायर्ड है. बाकी अगर फेडरल नहीं है बिल तो उसमें स्टेट का कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है. अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर. तो अकॉर्डिंग टू दी, एक बार इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा भाई. ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियरली नज़र आए. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल 93, लोकसभा चूज अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अमोंगेस्ट इट्स मेंबर्स. द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा टेक ओथ एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड नॉट अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर. के अलावा और नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द स्पीकर कैन सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द डिप्टी स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर टू द स्पीकर, and they can be removed from the office by a resolution passed by a majority of all then members of the Lok Sabha, although it is necessary to give notice of 14 days in advance. ठीक है भाई. इसके अलावा अब एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं. लोकसभा इज अ टेम्पररी हाउस विच कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट पॉइंट है द टर्म ऑफ लोकसभा इज जनरली ऑफ 5 years. नेक्स्ट पॉइंट है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी द पार्लियामेंट मे बाय लॉ एक्सटेंड द टर्म ऑफ लोकसभा विच कैन नॉट एक्सीड 1 year एट अ टाइम. नेक्स्ट पॉइंट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. नेक्स्ट पॉइंट है द कोरम ऑफ द लोकसभा इज 1/10, मतलब कि 55 मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबर्स. कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, अंडर आर्टिकल 108 अ प्रोविजन
थोड़ी स्क्रीन में पता नहीं क्या हो रहा है भाई। द प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द स्पीकर ऑफ द, एक मिनट रुकिए मैं इसे थोड़ा अनजूम करता हूँ, देखता हूँ ऐसे सही चलेगा क्या। नेक्स्ट पॉइंट है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज। नेक्स्ट पॉइंट है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। नेक्स्ट पॉइंट है द टर्म ऑफ द लोकसभा लास्टेड फ्रॉम April 17, 1952 to April 4, 1957, while the first session of the Lok Sabha began on May 3, 1952। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। अब देख लेते हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो जूम करते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। तो पार्लियामेंट्री जो कमेटीज़ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट, नॉमिनेटर और रिपोर्टर, रेसिपेंट, स्पीकर और चेयरमैन, ठीक है। इन्हें जो है नॉमिनेट और करते हैं स्पीकर और चेयरमैन। जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट, नॉमिनेटर एंड रिपोर्ट रेसिपिएंट। और देख लेते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन आ गया। इसके अलावा एक मिनट रुकिए भाई, टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज़। तो यहाँ तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ थी, इसके अलावा टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज़, तो ये पढ़ लेते हैं। इसके बाद टाइप्स कैसे होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो है परमानेंट कमेटीज़। तो परमानेंट कमेटीज़ नेचर जो है परमानेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एवरी ईयर, टेन्योर 1 ईयर का रहता है, ठीक है। एडहॉक जो कमेटीज़ होती हैं, इसमें क्या है, नेचर क्या रहता है, टेम्पररी बेसिस पे ये बनती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, टेन्योर टिल द पर्पज़ टास्क इज अकम्प्लिस्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो इसमें हम देखते हैं नेचर कैसा है, लीगल राइट्स, और ऑन 15 जून 2005 पास्ड बाय द पार्लियामेंट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अफेक्ट फ्रॉम 12 अक्टूबर 2005 एंड रिलेटेड केसेस, जैसे कि नमिता शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपना क्या है। तो यहाँ पे हमने ये ऊपर देख लिया कंप्लीट एडहॉक कमेटीज़ के बारे में, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। कब पास किया था ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का, 15 जून 2005 को पार्लियामेंट ने पास किया था। और इफेक्ट फ्रॉम लागू कब से हुआ था, तो 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम फाइनेंशियल कमेटीज़ ऑफ पार्लियामेंट। तो फाइनेंशियल कमेटीज़ के बारे में देखते हैं क्या है पार्लियामेंट की। तो फाइनेंशियल कमेटीज़ ऑफ द पार्लियामेंट, तो कमेटी हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है ओवर द पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो सिंगल कमेटीज़ में देख लेते हैं। तो सिंगल कमेटी जो है एस्टिमेट कमेटी, नंबर ऑफ मेंबर्स तो 30 हैं एस्टिमेट कमेटी में, केवल लोकसभा से ही होते हैं। जॉइंट कमेटीज़ में पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, 22 होते हैं, लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 मेंबर्स होते हैं। तो स्ट्रेंथ कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में, और आई थिंक बहुत बार पूछी गई है। इन तीनों कमेटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। और कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, नंबर ऑफ मेंबर्स 22, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। इनके नंबर ऑफ मेंबर्स पूछ लिए जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। नाउ अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटीज़। तो ये फाइनेंशियल कमेटीज़, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ और इंक्वायरी कमेटीज़, कमेटीज़ ऑन स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल एंड हाउस कीपिंग कमेटीज़ और सर्विसेज कमेटीज़ एंड कमेटीज़ रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, ठीक है भाई। इसके अलावा अब आते हैं हम जॉइंट सिटिंग, ठीक है, पार्लियामेंट की जो जॉइंट सिटिंग होती है उसके ऊपर। तो जॉइंट सिटिंग के बारे में जो दे रखा है आर्टिकल 108 में दे रखा है, इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं। और कौन बुलाते हैं, प्रेसिडेंट जी बुलाते हैं जॉइंट सिटिंग को, ठीक है। और हेड कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है हेड करते हैं जब जॉइंट सिटिंग होती है किसी बिल पे, ठीक है। और कार्ल सो फार 3 टाइम्स, अब तक 3 बार बुलाई जा चुकी है। इन डोरी प्रोहिबिशन जो बिल था 1961 में, और इन दी बैंक सर्विसेज कमीशन रिपील्ड बिल इन 1978 में, एंड पोटा इन 2002 में।
प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है, तो 3 बार जो है जॉइंट सीटिंग हुई है। रिलेटेड बिल्स, ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंस बिल पर होती है जॉइंट सीटिंग। आप देख लेते हैं मनी बिल के बारे में। तो मनी बिल के बारे में है, देखो आर्टिकल 109 एंड 110 रिलेटेड प्रोविजंस हैं मनी बिल से रिलेटेड। इन लोकसभा री इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है मनी बिल, और सर्टिफाइड बाय द स्पीकर। स्पीकर ही डिसाइड करते हैं मनी बिल को। ठीक है, राज्यसभा कैन होल्ड अप टू द मैक्सिमम 14 डेज। अगर राज्यसभा को कोई दिक्कत है तो 14 डेज तक उसे होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद बिल खुद ही पास हो जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। उसके अलावा नॉर्मली द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इज अपॉइंटेड फ्रॉम अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन फ्रॉम द लोकसभा। उसके अलावा देखिए, द पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट पॉइंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। नेक्स्ट पॉइंट है, द नंबर ऑफ पर्सन हु कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। तो 12 पर्सनस को अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। नेक्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट एक्ट्रेस हु वॉज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा, तो नरगिस दत्त। नेक्स्ट पॉइंट है, 1/3 ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स रिटायर एट एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं राज्यसभा के इन एवरी 2 ईयर्स में। ठीक है भाई, तो इसके बाद है भाई पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर। तो ये भाई आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, तो जो बाकी का बच गया इसे पढ़ेंगे कल। ठीक है, कल या परसों में हमारी जो कंप्लीट है ये बुक जो है कंप्लीट हो जाएगी भाई। ठीक है, आई थिंक 1 घंटे की क्लास बहुत है, तो आई थिंक बहुत है इतनी। इसके बाद भाई थोड़ा ठीक है सिटिंग प्रॉब्लम होने लगती है स्टूडेंट्स को भी, तो 1-1 घंटे की हम क्लास लेंगे, ज़्यादा भी नहीं लेंगे बहुत ज़्यादा एक साथ। तो इन्हें आप सीरीज़ वाइज देख सकते हैं, सीरीज़ में जैसे कि क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही मैंने यहाँ पे डाल रखा है। तो मैं जो जो थंबनेल लगाऊंगा उसमें भी आपको दे दूंगा कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्लास है, और बाकी मैं उसमें भी लिख दूंगा टाइटल वाले में, तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी आप इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सेकंड क्लास का और थर्ड क्लास का। ठीक है, तो सेकंड क्लास का, फर्स्ट क्लास का और सेकंड क्लास का, थर्ड तो ये है ही क्लास। ठीक है, तो 2 क्लासेज आ चुकी हैं, वो नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, आने वाली क्लासेस के लिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के जितने भी ये घटना चक्र की बुक हैं सभी सब्जेक्ट को मैं कवर करा दूंगा, स्पीडी की करंट अफेयर्स कवर करा दूंगा। तो देखिए आने वाली क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं 2025 का, ठीक है, तो ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिव्यूज़ जरूर दें भाई कमेंट सेक्शन में, आपको क्लास कैसी लग रही है। देखिए आपके रिव्यूज़ के बिना तो कोई फ़ायदा नहीं है ना पढ़ाने का फिर, तो आप अपने रिव्यूज़ दें, अपना कोई सजेशन है वो भी दें। ठीक है, और पसंद आ रही है क्लास तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है भाई, मोटिवेशन आप लोगों से ही आएगा और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और हम एक भी जो है पॉइंट नहीं छोड़ेंगे इस बुक का, इवन दूसरी जितनी भी बुक्स हैं सब्जेक्ट वाइज सभी को कवर करेंगे। इसके जो क्वेश्चंस घटना चक्र की जो क्वेश्चन वाइज आती है पूर्वालोकन की, वो भी बुक कवर करेंगे। स्पीडी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, और जो भी PYQ हैं सारे कवर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, उस पर जो भी PDF वगैरह होती हैं वो आपको सारी वहीं मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, PDF वगैरह, बट बुक की मैं PDF नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि भाई बुक की जो PDF है वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप बुक परचेज कर सकते हैं तो यहाँ पे फेयर यूज़ के अंडर है। ठीक है, जो बुक है वो फेयर यूज जो होता है उसके अंडर पढ़ाई जा रही है। कॉपीराइट जो है घटना चक्र वालों का ही अच्छी बुक है, नो डाउट। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, हमारा काम है पढ़ना और आपका काम है, हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी। आपने पढ़ा है तब भी और नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल आसान भाषा में जो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट दे रखी हैं चीज़ें आप याद कर सकते हैं, और हम और मैक्सिमम इवेलुएट करेंगे और चीज़ों को और डिटेल में देखेंगे। आने वाली जो बुक्स हैं इनकी तो सभी को देख लेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए भाई यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा भाई, आपका गुरु दक्षिणा के तौर पे आपको ये करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही होगा। करना इसलिए है आपको सब्सक्राइब क्योंकि आपका नोटिफिकेशन है जो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है भाई।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब इसी जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे, पार्लियामेंट से। ध्यान रखना भाई, ठीक है। बाकी आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिछली वाली क्लासेस का, ठीक है। तो चलिए